बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 8 रनिंग में है और आज का जो हमारा नॉलेज है 8.4 और इसमें हमने जो टाइटल दिया है थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें हमने थर्मोडायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग करना है। थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी एक लेक्चर में इसकी डेफिनेशन बताई थी। ये बेसिकली फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप हीट की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखते हो। स्पेसिफिकली मैं खास फील्ड में बात कर रहा हूं और उसमें भी हीट की ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली मैकेनिकल वर्क में देखा जाता है। तो हमने थर्मोडायनामिक्स में हीट की कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में जो है वो डिस्कस करना होती है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसी नॉलेज के अंदर। अच्छा, इसमें हमारे टोटल जो है वो 5 SLOs हैं। आज के लेक्चर में हम 2 SLOs को डिस्कस कर लेंगे। रिमेनिंग जो हमारे 3 होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो पहला SLO है क्या, इसमें यूज ये फार्मूला लिखा हुआ है W=P∆V। ये एक्चुअली वर्क डन का फार्मूला है और P यहाँ पे प्रेशर है, डेल्टा V यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है। तो वर्क P∆V हमने इस फार्मूले को यूज करना है फॉर द वर्क डन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंजेस। यानी ये फार्मूला उस सिनेरियो में है जिसमें वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि डेल्टा आपका जो आप देख रहे हो डेल्टा V के साथ लगा हुआ है तो वॉल्यूम में चेंज आ रही है लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं है। और ये प्रेशर कांस्टेंट पे आपने फार्मूला बनाया हुआ है। तो हम इस फार्मूले को ड्राइव भी कर लेंगे और फिर इसका यूज भी देख लेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, फार्मूला वैलिड है फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम प्रोसेस करते हैं उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी कह देते हैं। बैरिक का मतलब प्रेशर है, आइसो मीन सेम, तो सेम प्रेशर प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट जो SLO है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन बाय अ गैस एंड वर्क डन ऑन अ गैस। तो हमने वर्क डन को थोड़ा एक और सिनेरियो में भी देखना है कि गैस की के जरिए वर्क डन बाय द गैस क्या है और वर्क डन ऑन द गैस क्या है। तो ये बात भी हम समझेंगे। तो अभी तो मैं इन 2 SLOs पे फोकस कर रहा हूं। इनको स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। ये बेसिक टर्म्स किस लिए हैं, क्योंकि हमने यहां पे थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करना है जिसमें हीट की कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क स्पेशली। तो चूंकि हमारी डिस्कशन हीट की कन्वर्जन के बारे में है तो उसके लिए हमें इन टर्म्स का पता होगा तो फिर हम आसानी से यहां पे किसी इंजन की डिस्कशन कर सकते हैं जिससे हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म है सिस्टम। सिस्टम क्या चीज है, सिस्टम की डेफिनेशन यहां पे एक तो आसान सी डेफिनेशन मैं करता होता हूं, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। हर वो चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो हमारा सिस्टम है। दैट मे बी अ सिंगल बॉडी और मे बी अ मैनी बॉडीज। अगर 10 बॉडीज अंडर ऑब्जर्वेशन है तो 10 बॉडीज मेकिंग अ सिस्टम, और अगर सिंगल बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन है तो सिंगल बॉडी इज मेकिंग अ सिस्टम। तो ये सिस्टम की आसान सी डेफिनेशन मैंने यहां पे कर दी और जो यहां पे लिखी हुई है उसको भी देख लें। कलेक्शन ऑफ मैटर विद डिस्टिंक्ट बाउंड्री, यानी हमारे पास मैटर की एक कलेक्शन है लेकिन उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, एक डिफाइंड बाउंड्री होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने गैस को एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज किया है, गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर, तो ये भी हमारा गैस जो है यहाँ पे एक सिस्टम हो गया। तो अंडर ऑब्जर्वेशन चूंकि गैस होगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टम। अच्छा, अब जो सिस्टम है वो भी 3 तरह के हैं जिसमें पहले लिखा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें आप एनर्जी और मैथ दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो। एनर्जी और मैथ दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, यानी ऐड भी कर सकते हो निकाल भी सकते हो, ये दोनों चीजें।
जैसा कि यहाँ पे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो खाते पीते भी हैं, ठीक है ना, और एग्जिट भी होता है उनसे चीजें। तो इसका मतलब है कि वहां पे ये मैस को इनहेल भी ले भी रहे हैं और निकाल भी देते हैं, और इसी तरह से एनर्जी भी गेन करती है, एनर्जी निकलती भी है। तो ये हमारा एक क्या बन गया, एक ओपन सिस्टम बन गया जिसमें मैस और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी तो एक्सचेंज होती है लेकिन मैस एक्सचेंज नहीं होती। एनर्जी एक्सचेंज होती लेकिन मैस एक्सचेंज नहीं होती। इसकी एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि अगर आप एक बैलून के अंदर गैस को इनक्लोज कर दें तो, और वो जो उसका ओपनिंग एंड था जहां से गैस फिल की है उसको अगर बांध दें, बंद कर दें, तो ये अब वहां से मजीद गैस ऐड नहीं होगी। तो अगर गैस ऐड नहीं होगी तो मैस वहां पे ऐड नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी वॉल्स के थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी ऐड भी हो सकती है, एनर्जी निकल भी सकती है। तो ये आपका एक कौन सा सिस्टम बन गया, एक क्लोज सिस्टम बन गया। अगर आप एक सिलेंडर के अंदर गैस को फिल कर दो और उसकी जो बेस है वहां से आप एनर्जी ऐड भी कर सकते हो, वहां से आप एनर्जी निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आप वहां पे मैस ऑफ गैस को चेंज नहीं करते तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्लोज सिस्टम हो जाएगा। यानी इस सिस्टम के अंदर भी गैस बेसिकली हमारा मेन सिस्टम है जिसमें आप चेंजेस की बात कर रहे हो, एनर्जी और मैस की तब्दीलियों की बात कर रहे हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैस और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं करते। ना मैस एक्सचेंज हो सकती है ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आप एक सिलेंडर लेते हो, फर्ज करेंगे हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर मैं अगर गैस को फिल कर दूं और ऊपर पिस्टन भी लगा दें, और अभी ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हुआ क्योंकि मैस तो यहां पे एक्सचेंज नहीं होगी लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। ये भी एक क्लोज सिस्टम है। अगर मैं क्या करूं कि इसकी वॉल्स और बेस और पिस्टन इन तमाम साइडों पे एक हीट इंसुलेटर लगा दूं, क्या लगा दूं, हीट इंसुलेटर, तो ऐसे केस में अब ना तो इससे हीट बाहर निकलेगी ना इसके अंदर हीट दाखिल होगी, तो अब एनर्जी का एक्सचेंज भी बंद हो जाएगा। तो फिर हमारा ये सिस्टम क्या बन जाएगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, इनके हवाले से हमने डिस्कशन कर ली। अब हम आते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग क्या होती है, सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो हमारी सारी सराउंडिंग है, और एक ऐसी बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है उसे आप बाउंड्री कह देते हो। तो बाउंड्री बेसिकली क्या है, एक ऐसी चीज है जो डिवाइड करती है सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम को अलहदा करती है किससे, सराउंडिंग से। तो जैसे अगर फर्ज करो हमारे पास आपने जो है वो एक रूम जो है इसको अगर आप सिस्टम के तौर पर ले लो तो बाकी जो अदर रूम्स हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज सराउंडिंग। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग की हमने बात कर ली। अब ये एक छोटी सी फिगर से भी आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री आपको नजर आ रही है, इसको मैंने बाउंड्री लिख भी दिया है, और ये सिस्टम हमारा इंटीरियर सारा सिस्टम है, और इस बाउंड्री के बाहर की जितनी भी चीजें हैं उसे आप कंसिडर करोगे एज ए सराउंडिंग। अब हम आते हैं अपने एसएलओ की तरफ। एसएलओ में हमने वर्क डन को डिस्कस करना है एट द कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अब ये जो वर्क है इसको हम लिंक करने वाले हैं किसके साथ, हीट के साथ लिंक करना है, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो इस चैप्टर के अंदर थर्मोडायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना है। हमने जनरल वर्क को डिस्कस नहीं करना, स्पेसिफिकली हीट के साथ इसको लिंक करना है। तो एक बात आप याद रख लो कि हम हीट के बारे में ये बात कर चुके हैं कि हीट इज द एनर्जी इन फ्लो, एनर्जी इन ट्रांसफरिंग, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट। और ऐसे ही वर्क के बारे में भी हम बात करते हैं, वर्क इज आल्सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो पुश करने का मतलब क्या है, आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फोर्स कैसे लगाओगे, आपके पास एनर्जी होगी तो आप उसको फोर्स लगाओगे। इसका मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे हो, और उसकी वजह से फोर्स लगी और ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया और वर्क हुआ। इट मींस वर्क तभी होगा जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो वर्क इज आल्सो ट्रांसफर ऑफ
एनर्जी। तो हीट भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वर्क भी हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। अगर ये दोनों ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो क्या ये आपस में भी लिंक की जा सकती है? ऑफ कोर्स होती है। यानी हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे जहन में, आपके जहन में कोई ऐसी एग्जांपल हो जिसमें वर्क हीट में कन्वर्ट हो रही हो, तो वर्क हीट में कन्वर्ट करने में अगर आप देखना चाहो तो डेली लाइफ में जहां भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो भी वर्क होता है वो हमेशा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसे ही अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हीट की कन्वर्जन पढ़नी है, किसके अंदर? वर्क के अंदर। तो उसको समझने से पहले उसके एक तो हम ये भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, और दूसरा यहाँ पे वर्क की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो उसके लिए हमने किया क्या है कि हमारे पास सपोज करो ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये हमने गैस को फिल किया है, और गैस हमारा यहाँ पे सिस्टम है, और इसके ऊपर ये एक पिस्टन लगा हुआ है सर्कुलर फॉर्म में। सपोज करो कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये पिस्टन अज्यूम कर लो कि ये मूवेबल है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब होता क्या है, आप मुझे बताएं, क्योंकि इसके अंदर अगर गैस है तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन। तो अगर वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो मूव करते हुए वो आपस में भी कोलिजन करेंगे, और इस वेसल की वॉल्स और पिस्टन के साथ भी कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करने पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर। तो इसका मतलब यहां पे प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। अगर मैं इस प्रेशर को लिखना चाहूं तो प्रेशर हमारे पास फोर्स ओवर एरिया हो गया, और फोर्स या अच्छा ये वाला जो प्रेशर मैं डिस्कस कर रहा हूं ये मैं गैस का सिस्टम के प्रेशर की बात कर रहा हूं। वो चीज जो मैंने सिलेंडर के अंदर इनक्लोज की है उसने जो प्रेशर एक्सर्ट किया मैं उसके भी यहां पे सारी की सारी डिस्कशन करूंगा। अच्छा, यहां पे अगर मैं इन गैस पार्टिकल्स की वजह से जो वॉल्स के ऊपर या पिस्टन के ऊपर फोर्स लगती है, अगर मैं उस फोर्स को लिखना चाहूं तो वो किसके बराबर हो जाएगी? P इंटू ए के बराबर होगी। उसको आप P इंटू ए लिख सकते हो। P यहां पे प्रेशर है, ए यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये मैंने फोर्स निकाल ली। अब मैं जरा वर्क की तरफ आने लगा हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स, सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द पिस्टन। पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रही है। अब अगर तो ये फोर्स बहुत ही माइन्यूट है तो पिस्टन अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अगर ये फोर्स सफिशिएंट हो जाए तो फिर ये पिस्टन की मूवमेंट हो सकती है। जाहिर सी बात है, आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि सफिशिएंट फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की जा सकती है। अब ये सफिशिएंट जो एनर्जी है पार्टिकल्स के पास, ये हम कैसे दे सकते हैं? अगर हम यहाँ पे हीट सप्लाई कर दें, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी दे दूं, ठीक है, एक तरीका तो एनर्जी दे के आप मॉलिक्यूल्स को एनर्जेटिक बना दो, या दूसरा है कि आप पिस्टन के ऊपर से प्रेशर डिक्रीज कर दो। तो प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ऊपर वाला जो बर्डन है वो कम होगा, तो मॉलिक्यूल पिस्टन को मूव करवा सकेंगे। तो ऐसे केस में भी फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगी और वर्क होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप नीचे से जो है वो आप हीट सप्लाई कर दो। हीट सप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो जाएंगे और ज्यादा फोर्स लगाएंगे, हार्ड पुश करेंगे, जिसकी वजह से पिस्टन में मूवमेंट आ जाएगी, और पिस्टन अगर मूव कर गया तो डेफिनेटली यहां पे वर्क होगा। तो वर्क को आप डिफरेंट सिनेरियो में अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहां पे चूंकि वर्क को डिस्कस करना है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसलिए मैं पिस्टन के ऊपर से प्रेशर को रिलीज करने की बात नहीं करूंगा। पिस्टन के ऊपर से प्रेशर को अगर आप रिलीज करोगे तो प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। खैर, मैंने क्या करना है, और प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं रहेगा। खैर, मैं अगर यहां पे हीट सप्लाई करता हूं तो हीट सप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा हार्ड पुश करेंगे पिस्टन को, और पिस्टन को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर देंगे। अच्छा, ये जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वॉल्स के साथ नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड वो भी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन पिस्टन चूंकि ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ जाएगी, और मॉलिक्यूल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जाके कोलिजन करना पड़ेगी, और इस तरह से नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी है वो यहां पे क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज कर जाए, वो मेंटेन रहेगी, यानी वो उसमें चेंज नहीं आएगी।
और अगर कूलिंग फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो हमारा तकरीबन मेंटेन रहेगा। तो प्रेशर इस तरह से यहाँ पे फिक्स रहता है कि हीट सप्लाई करने के साथ पिस्टन की ऊपर की तरफ मूवमेंट भी होती है। खैर इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो गई है। अज्यूम कर लें कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो डेल्टा एक्स के बराबर है और जो फोर्स लगी है वो एफ है। तो अब अगर आप वर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो वर्क हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी। एफ डॉट डी ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है और इसको ओपन करेंगे तो एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्री। मैंने यहां पे एंगल 0 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ये मैं गैस के पार्टिकल्स की फोर्स ले रहा हूं और फोर्स अगर ऊपर की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुई है। इस तरह से दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनके बिटवीन एंगल 0 हो गया। तो एंगल 0 होने से हमारे पास जो cos 0 है ये 1 होगा और फोर्स की वैल्यू मैंने P इंटू ए लिखी है और डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स कहा है। डिस्प्लेसमेंट हमारी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड वो डेल्टा एक्स के बराबर है। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं, P इंटू ए डेल्टा एक्स, या मैं उसको ऐसे भी लिख रहा हूं। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज मैंने लिखी है A इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या चीज है? A यहाँ पे इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और डेल्टा एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इस रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा और ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम यहां तक था, फाइनल वॉल्यूम ये हो गया। अगर फाइनल में से इस इनिशियल को माइनस करेंगे तो ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब A इंटू डेल्टा एक्स जो है ये बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है। तो इसको मैं डेल्टा V लिख रहा हूं। इस तरह से वर्क का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V के बराबर आ गया। लेकिन ये वर्क मैंने जो कैलकुलेट किया है ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क जो है वो डिस्कस किया गया है। तो इन शॉर्ट हमने वर्क निकाल लिया। अब इस वर्क को थोड़ा, अच्छा ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी जो वर्क हमने कैलकुलेट किया इसमें मुझे बताएं कि इसमें हुआ क्या है, कि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डेफिनेटली यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपके पास जो वॉल्यूम की चेंज है वो पॉजिटिव आएगी। वॉल्यूम की चेंज पॉजिटिव कैसे होगी? फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा, इनिशियल वॉल्यूम अगर स्मॉल है तो आपने चेंज निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है और इस तरह से आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। और अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क भी हमारा पॉजिटिव होगा। ये हमारा वर्क डन पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसमें जो वर्क हुआ है वो किसने किया है? इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सिस्टम ने वर्क किया है किसके ऊपर? सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है। तो आप अब ये याद रखोगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग ये हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन इसको कैलकुलेट करते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि हमने यहां पे जो प्रेशर कंसिडर करना है वो सिस्टम का प्रेशर कंसिडर करना। तो सिस्टम के प्रेशर को कंसिडर करते हुए अगर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग की बात करेंगे तो वो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। और इस वर्क के अंदर जो हमारा सिस्टम है इसने एनर्जी ट्रांसफर की है, इसने एनर्जी डिलीवर की है किसको? सराउंडिंग को। अगर तो हम यहां पे हीट सप्लाई नहीं करते फिर क्या होगा कि सिस्टम जब अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दे देगा तो उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी और उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है कि हमने हीट सप्लाई की है और वो उस हीट से सिस्टम को एनर्जी मिली और सिस्टम ने उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके आगे सराउंडिंग को जो है वो डिस्प्लेस किया और सराउंडिंग को एनर्जी ट्रांसफर की और इस तरह से वर्क किया। तो ये आपने देखा कि कैसे जो है वो हीट किस में कन्वर्ट हो गई है? वर्क में कन्वर्ट हो गई। हीट हमने सिस्टम में ऐड की और सिस्टम ने आगे वो सराउंडिंग पे वर्क करने में वो एनर्जी इस्तेमाल कर ली। तो फिर आप कह सकते हो हीट इज कन्वर्टिंग इनटू वर्क। अच्छा अब इसका उलट भी हो सकता है। अगर ऊपर से हम पुश करते हैं, जब ऊपर से पुश करेंगे तो मालिक को तो जो पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे वो तो अपवर्ड ही लगाएंगे,
लेकिन पिस्टन की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होगी। अब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो गई, और जो हमारे पास फोर्स लग रही है जो कि सिस्टम के पार्टिकल्स की वजह से फोर्स देखी जाएगी वो तो अपवर्ड है। तो इस केस में एंगल हमारे पास 180 बनेगा, और जब एंगल 180 बनता है तो वर्क का जो फार्मूला है एफ डी कॉज ऑफ 180, तो कॉज 180 यहां पे क्या होता है, वो -1 है, तो इस तरह से वर्क नेगेटिव हो जाएगा। और ये वर्क नेगेटिव, इसको इस वॉल्यूम के फॉर्मूले से भी देख सकते हो। आप मुझे बताएं, जब आप पुश करोगे कंप्रेस होगा सिस्टम तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब फाइनल वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लोगे जो कि चेंज इन वॉल्यूम है वो नेगेटिव आ जाएगा, और इस तरह से हमारा वर्क भी नेगेटिव होगा। तो ये वर्क हमारा नेगेटिव वर्क है, और ये वर्क किसके ऊपर हुआ है, ये सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, सराउंडिंग ने किया है। तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ये हमारा नेगेटिव वर्क आएगा। और इस नेगेटिव वर्क में सराउंडिंग ने एनर्जी दी है, किसको, सिस्टम को। और अब अगर सराउंडिंग ने सिस्टम को एनर्जी दे दी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर अभी हमने अगर नीचे कोई और चीज अटैच नहीं की, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि जितनी भी यहां पे एनर्जी इंटरनल इंक्रीज हुई है उसको इस्तेमाल कर लें, तो नीचे कोई डिवाइस लगा लो, कोल्ड सिस्टम लगा लो जिसका टेम्परेचर इस सिस्टम से कम हो, तो वो कोल्ड सिस्टम क्या करेगा, इस सिस्टम से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर हमने कोल्ड सिस्टम नीचे लगाया है तो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा, और उस डिवाइस का वो जो नीचे लगाया है उसका टेम्परेचर कम, तो इस तरह से एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी, और हमारे पास यहां पे वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो गई हीट की फॉर्म में। इसका मतलब यह है कि अब हुआ क्या है कि हमारा जो वर्क है वो हीट की फॉर्म में अपीयर हो गया, यानी आप वर्क को हीट की फॉर्म में ला सकते हो, हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सिस्टम से बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। तो आप ये देख रहे हो कि हीट वर्क में और वर्क हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। खैर, आपने एक चीज यहां पे और सीख ली कि वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है बाय द सराउंडिंग दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ये इसको नेगेटिव लेंगे। तो ये पॉइंट भी आपने सीख लिए। अब हम आते हैं यहां पे कि जो वर्क डन की बातें हम कर रहे हैं इसको जरा ग्राफिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ से भी इस वर्क को निकाला जा सकता है, उसके लिए में दो पैरामीटर्स के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, एक है प्रेशर और दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं और प्रेशर को अलोंग वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। इस ग्राफ को हम पीवी डायग्राम भी कह देते हैं या पीवी ग्राफ भी कहा जा सकता है। अब चूंकि हमने ये जो प्रोसेस किया जिसमें मैंने वर्क जो है वो कैलकुलेट किया, ये एट कांस्टेंट प्रेशर डिस्कशन की है, और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है। और आपको पता है कि ग्राफ की जो हाइट है ये उस क्वांटिटी को बताती है जिसको आपने वाई एक्सिस के अलोंग लिया होता है। तो यहां पे मुझे बताओ, वाई एक्सिस के अलोंग हमने किसको लिया, प्रेशर को। तो इसका मतलब इस ग्राफ की जो हाइट है ये प्रेशर की वैल्यू को बता रही है, और हर जगह पे चूंकि हाइट सेम है, तो अगर हाइट सेम है तो इसका मतलब प्रेशर भी सेम है। तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ आया है, इसी वजह से ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आई है। इसको आप आइसोबार कहते हो, और इस प्रोसेस को तो मैंने पहले बता दिया, आइसोबैरिक प्रोसेस कहा जाता है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई है इसमें इनिशियली अगर वॉल्यूम हमारे पास V1 है और फाइनल यहां पे जो वॉल्यूम है वो V2 है, तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम होगा, जिसे आप V2 माइनस V1 लिख सकते हो, जो कि डेल्टा V के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब मैं अगर क्या करता हूं कि मैं इसके अंदर एरिया निकालता हूं, अगेन एरिया वाली बातें आती हैं, तो इसको अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बड़ा अहम चीज है कि ग्राफ से एरिया निकाल के हमारे पास पैरामीटर्स कैलकुलेट हो जाते हैं। यहां पे जो एरिया है वो भी हम देखते हैं कि वो हमें क्या देगा। अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, अंडर पीवी ग्राफ, तो बताओ बच्चों, ये एक रेक्टेंगल बन रही है और इसमें हाइट जो है वो प्रेशर के बराबर है और विड्थ यहां पे चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है। तो मैं रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालना चाहूं तो हाइट इंटू विड्थ या लेंथ इंटू विड्थ क्या लो,
लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ यहां पे आपके पास पी आ गई और विड्थ यहां पे डेल्टा वी, और इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पी डेल्टा वी आ जाएगा। और पी डेल्टा वी इज द वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब है कि ये चीज हमारी वर्क डन के बराबर है। तो इन शॉर्ट, आप अगर वर्क डन को ग्राफिकली कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको पीवी ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली भी वर्क निकालने का फॉर्मूला बना लिया और ग्राफिकली भी हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली कि हम वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहां पे, ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं तो ये थोड़ा मैंने उसको बता भी दिया कि जब वर्क पॉजिटिव होगा तो सिस्टम से एनर्जी फ्लो आउट होगी सराउंडिंग की तरफ, और जब वर्क नेगेटिव होगा तो सिस्टम में एनर्जी इन होगी सराउंडिंग के थ्रू। वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या लिखा है, एक कंटेनर है विद अ मूवेबल पिस्टन होल्ड 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। 2 मोल गैस के हैं इसके अंदर एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और कांस्टेंट प्रेशर की जो वैल्यू है वो 1 एटमॉस्फेयर है। और 1 एटीएम जो है ये आपको पता है कितने पास्कल के बराबर होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये मैंने इसको लिख दिया, इसने भी वही वैल्यू लिखी हुई है, उसने जरा किलो पास्कल में एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट है द गैस इनिशियली हैड वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास, ये तो प्रेशर हो गया ना, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 3 लीटर है, ठीक है, और 3 लीटर हो गया। और फाइनल क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि इट इज हीटेड, इसको हीट किया गया है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और इतना हीट किया कि वॉल्यूम डबल हो गया। तो बताएं अगर इनिशियल वॉल्यूम 3 लीटर है तो फाइनल वॉल्यूम इसका डबल क्या होगा, 6 लीटर। ये हमारे पास आ गया। और कैलकुलेट हमने वर्क करना है तो वर्क कैलकुलेट किया जाएगा। तो वर्क निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो पी डेल्टा वी है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन के अंदर भी बात की है, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट प्रेशर है। तो उसके लिए मुझे डेल्टा वी चाहिए। डेल्टा वी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, V2 माइनस V1। V2 की वैल्यू 6 है और ये 3 है, तो ये 3 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ रही, ठीक है। और इस तरह से आप आसानी से अब इसमें वैल्यू पुट करो, लीटर को आप क्यूबिक मीटर में चेंज कर लो तो वो वैल्यू यहाँ पे यूज करो, और प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है, वैल्यू पुट करके आप आसानी से वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।